नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की दूसरी इकाई में से पूरक पठन दूसरा जंगल, जिसकी लेखिका है चित्रा मुगदल, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो छात्रों, हम लोग अपनी खुशी के लिए पशु पक्षियों को पालते हैं, उनको प्यार तो करते हैं, पर उनकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने इसी बात पर बल दिया है कि पशु पक्षियों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने प्राकृतिक वातावरण में ही रहने देना चाहिए। जिस प्रकार हम मनुष्यों को अपनी स्वतंत्रता, अपना समाज प्रिय होता है, उसी प्रकार इन मासूम बेजुबान प्राणियों को भी अपने सगे साथियों के साथ ही रहने का अधिकार होता है। तो चलो देखते हैं आज का पूरक पठन जंगल। लेखक का परिचय। जन्म 10 सितंबर 1943 चेन्नई, तमिलनाडु। वहाँ हुआ। चित्रा मुगदल जी के लेखन में वर्तमान समाज में रितती हुई मानवीय संवेदनाओं, नए जमाने की गतिशीलता और उसमें जिंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी गहराई से हुआ है। प्रमुख कृतियाँ: एक जमीन अपनी आवा आदि उपन्यास, भूख, लाक्षागृह लपेटे, मामला आगे बढ़ेगा अभी, आदि अनादि कहानी संग्रह, जीवक, मणिमेघ आदि बाल उपन्यास, दूर के ढोल, सूझबूझ आदि बाल कथा संग्रह। गद्य संबंधी संवादात्मक कहानी किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है। प्रस्तुत कहानी में मुगदल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्रा के प्रति दया भाव को दर्शाया है। तो चलो देखते हैं पाठ जंगल। रीडर अणिमा जोशी के मोबाइल पर फ़ोन था। मानवी दीदी की बहू तविशा का। कह रही थी, आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। अणिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मानवी दीदी कक्षा ले रही है, बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देगी। वैसे हुआ क्या है, घर में सब कुशल मंगल तो है? देखो छात्रों, यहाँ पे रीडर अणिमा जोशी के मोबाइल पर फ़ोन की घंटी बजती है और मानवी दीदी की जो बहू है तविशा, उनका ये फ़ोन था। वो कहती है कि आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दीजिए। अणिमा दीदी ने असमर्थता जताई क्योंकि अब मानवी दीदी कक्षा ले रही थी। देखो छात्रों, जब पाठ पढ़ाते समय किसी का फ़ोन बजता है तो अध्यापक वो फ़ोन लेने में असमर्थ होते हैं, इसीलिए उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ या अध्यापन करवा रही हूँ तो मुझे फ़ोन नहीं देना है। इसीलिए अणिमा दीदी ने असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि जैसे ही वो बाहर आएंगी तो उन्हें वो संदेश दे दिया जाएगा। और वो पूछती है कि घर में सब कुशल मंगल तो है? परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने उनसे पुनः आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो? अणिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। उचित नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा। मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी? तो वो फिर से तविशा है अपनी सासू माँ से बात करने के लिए फिर आग्रह करती है कि अम्मा से अगर बात हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो अणिमा जोशी उन्हें टालने के लिए भी उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो तविशा को समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा उचित नहीं होगा, अनुशासन का भंग हो जाएगा। तो वो तविशा से ये कहती है कि तुम मुझे बता सकती हो जो भी बात है, इस बात में किस बात की तुम्हें झिझक है? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भरा सा आया। तविशा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं, उन्होंने सोनू मोनू, उसमें से सोनू नहीं रहा। अब उनके घर में दो जुड़वा खरगोश के बच्चे थे, उसमें उनका नाम उन्होंने रखा था सोनू और मोनू। उसमें से एक जो था सोनू, वो अब नहीं रहा, अर्थात वो गुज़र गया है।
10:30 के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। देखो छात्रों, बुहारना का मतलब होता है झाड़ू लगाना। तो उनके घर में एक कमला करके जो है बाई, वो काम वाली है जो घर में वो झाड़ू पोछा करने का काम आती है। तो जैसे ही वो सुबह 10:30 बजे घर पर आई तो जब वो झाड़ू लगा रही थी तो उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई। बुदबुदाना यानी अस्फुट स्वर में बोलना। कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चित होकर सोना। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। कमला ने चीख कर तविशा को पुकारा, छोटी बीजी। तविशा अचेत सोनू को देख घबरा गई। अचेत यानी मूर्छित। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोम्पल सी झूल गई। कोम्पल यानी पेड़ की पत्तियाँ। तो जैसे ही उसने सोनू को गोदी में उठाया, हाथों में लिया, तो वो जैसे रेशम सा उसका जो देह जैसे एक टूटी कोम्पल यानी पेड़ की टूटी पत्तियों की तरह से वो झूल गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है नहीं। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। आंटी, आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दें। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। तो वहाँ सोनू अब नहीं रहा, ये डॉक्टर ने घोषित कर दिया था। लेकिन जो डॉक्टर वहाँ प्राणियों के डॉक्टर न होने के कारण उन्होंने बच्चे के डॉक्टर को ही घर पे, जो फैमिली डॉक्टर थे उनको बुलाकर उन्होंने सोनू को दिखवाया। लेकिन अब उनको पता चल चुका था कि सोनू की में अब प्राण नहीं है। तो वो फ़ोन पर आंटी से फिर कहती है कि आप जल्दी से जल्दी अम्मा को घर पर भेज दो, क्योंकि घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आने वाला था। मानवी दी घर पहुंची। सोफों के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। तो मानवी दी घर पहुंचने के पहले ही पीयूष घर पे था और वही सोफे के बीच के खाली फर्श पर सोनू निश्चित पड़ा हुआ था और पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता, कभी बाएं से। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें ज़रूरी लगा। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है। अब पीयूष को शांति से वो वहाँ पे बैठा था तो मानवी दीदी को लगा कि सबसे पहले तो हमें इसकी स्तब्धता को तोड़ना चाहिए, क्योंकि इस छोटे बच्चे ने ज़िंदगी में पहली बार किसी की मौत देखी है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाज़ा खोलने न दौड़े हो। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते। तो जैसे ही आंटी घर पे आती थी, तो जैसे ही वो घंटी बजवाती थी तो दरवाज़ा खोलने के लिए तीनों दौड़ पड़ते थे। तीनों यानी सोनू, मोनू और पीयूष। वैसे तो पीयूष ही दरवाज़ा खोल पाएगा, लेकिन फिर भी जैसे ही वो आंटी आती थी तो ये दोनों भी लपक कर दरवाजे की ओर भागते थे। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा है। दादी दादी, ये सोनू को क्या हो गया? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। दादी, अम्मी अच्छी नहीं है, न बोलती है, सोनू मर गया। तो वो छोटा सा पीयूष अपने दादी से कहता है कि अगर सोनू की तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को बुला लो। और अम्मी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बता रही है कि सोनू मर गया है।
वह रुंधे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती है। रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। मोनू उसकी गोद में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है। बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। हिचकियाँ भर रहा था मोनू। काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई है। अब मोनू जो है सोनू का हमशक्ल, तो वो खरगोश मुंह सटाए हुए उसके चेहरे को देख रहा था और उसके आंखें भी आंसुओं से भर आए थे। और जानवरों को रोते हुए उन्होंने ऐसा पहली बार देखा था, तो इसीलिए उन्होंने उस मोनू को अपने सीने से सटा लिया और ऐसा महसूस हुआ कि मोनू मानो हिचकियाँ भर रहा था। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तबीशा ने शैलेश को फ़ोन किया हो न किया हो। शैलेश ने कहा था, ऐसा करे अम्मा, घर पहुंच ही रही है आप, नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फेंकवा दे। तो जैसे ही उनकी ट्यूशन ख़त्म हो गई थी और उनको जैसे ही तविशा ने बताई हुई बात का पता चला, तो उन्होंने तुरंत अनिमा जोशी के मोबाइल से उनके बेटे शैलेश को उसके दफ्तर में फ़ोन करके खबर देना उचित समझा। लेकिन बेटे ने कहा कि ऐसे ही अम्मा, अगर आप घर पर पहुंच ही रही हो तो नीचे अपने सोसाइटी के चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे हुए इस नाले में उसे फेंकवा दे। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था। छुट्टी लेकर वह फ़ौरन घर पहुँचे। उनके घर पहुँचने तक पीयूष घर पहुँच चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज़ नहीं फेंकवा सकती। हरगिज़ यानी कभी कभी भी वो नाले में उसको फेंकवाने के लिए तैयार नहीं हो सकती। तो उसने अपने बेटे को कहा कि बेटा तू छुट्टी लेके घर पर पहुंच जा, क्योंकि तुम्हारे पहुंचने से पहले ही पीयूष घर पहुंच चुका होगा। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देंगे। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूँ, शैलेश ने कहा था। तो शैलेश ने भी पहुंचने के लिए हामी भर दी। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को ज़मीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया, किसने किया दादी? तो वो नन्हा पीयूष अपने दादी से एक सवाल पूछता है कि सोनू की अगर मौत हो गई है तो शायद उसे कुछ दुख होगा, उसी के कारण उसकी मृत्यु हुई होगी। तो अपने दादी से सवाल पूछता है कि उसके दिल में दुख क्यों था। तो दादी कहती हैं कि शायद वो अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया था, तो उसका उसे दुख था। तो फिर पीयूष पूछता है कि उसको अपने माँ बाप से किसने अलग कर दिया दादी? उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे, दादी उसे समझा रही थी। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? होते हैं दादी। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी, तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। दादी दादी दुख से मर जाते हैं? पीयूष ने पूछा। तो दादी ने कहा, कभी कभी पीयूष। सोनू भी मर सकता है? पीयूष ने फिर दादी से सवाल किया। तो दादी ने जवाब दिया, हाँ मर सकता है। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने। घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा,
तविषा और शैलेश के संग महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। उन लोगों ने मंझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। मंझोले यानी मध्यम नीम के पेड़ पर। अब छोटे बच्चे ऐसे होते हैं कि कहीं वो अगर किसी चीज़ को देख लेते हैं तो वो चीज़ पाने के लिए वो जिद पकड़ लेते हैं। तो वैसे ही शैलेश के मित्र के यहाँ शैलेश तविषा पीयूष को साथ में जन्मदिन एक छोटे बच्चे के जन्मदिन पर लेकर गई थी। तो उसने वहाँ पे देखा कि तोते का पिंजरा एक मध्यम नीम के पेड़ पर एक डाल पर वो लटक रहा था। जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविषा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें। बालकनी में पीयूष ने जगह ढूंढ ली। तविषा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बाकड़े में नहीं बंद रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वे भागा दौड़ी करेंगे, सुसु चीची करेंगे, उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा। तो दोनों उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, शैलेश और तविषा, कि बेटे फ्लैट में मकान अगर रहता है तो उसमें हम पशु पक्षी पाल सकते हैं अलग से अगर मकान हो, लेकिन फ्लैट में हम उसे पशु पक्षियों को पालना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हम उसे दिन भर बाकड़े में बंद नहीं रख सकते। तो उन्हें खुला छोड़ना होगा, और खुला छोड़ने के बाद वो घर में भागा दौड़ी करेंगे, सुसु छिछी करेंगे, तो फिर उनकी टट्टी और पेशाब कौन साफ करेगा। तो ऐसे वो इस तरह से पीयूष को समझाने की कोशिश करते हैं। पीयूष ने झट से जवाब दे दिया, दादी करेंगी। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उनके पीछे कौन करेगा। फिर पीयूष को सवाल पूछा गया। स्कूल से घर आकर मैं कर लूँगा। तो पीयूष ने जवाब दिया कि जैसे मैं पाठशाला से वापस आऊँगा तो मैं आकर साफ सफाई कर दिया करूँगा। तो उसके ऊपर सारा घर हंस पड़ा। तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई न कोई उपहार देती ही है, क्यों न इस बार वे उसे खरगोश और तोता लाकर दे दें। निरुत्तर दादी ने उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया, तत्काल उसका नामकरण भी कर दिया, सोनू मोनू। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा बाकड़ा। उस सांझ सोसाइटी के उसके सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। लेकिन पीयूष ने अपने मन में ठान ली थी। उसने मम्मी पापा को बहुत समझाने की कोशिश की, वो उसमें ज़्यादा सफल होते हुए नहीं देखा। तो तुरंत वो अपने दादी के पास गया और उसने दादी को पटाने की कोशिश की और दादी को यह बताया कि आप जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार देती हैं, तो इस साल मुझे खरगोश ला के दो या फिर तोता ला कर दो। तो दादी ने उसे तुरंत चिड़ियों की दुकान पर लेकर गई और उसे खरगोश का एक जोड़ा उसने खरीद कर दिया। पीयूष ने भी उनका नामकरण कर दिया, सोनू और मोनू। अब खरगोश का जोड़ा लिया है तो उनके रहने के लिए उसे बड़ा सा बाकड़ा भी लिया। अब जो भी सोसाइटी में जो उसके हमजोली थे, उसके साथ जो खेलने वाले दोस्त थे, तो वो इस पीयूष के इस भाग्य से वो ईर्ष्या करने लगे, यानी वो जलने लगे। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। पीयू यानी पीयूष को। अब सोनू के मृत्यु के बाद पश्चात दूसरे दिन भी मोनू, उसका जो दोस्त था, भाई था, वो सामान्य नहीं हो पाया और पीयूष को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना अच्छा या ठीक नहीं समझा। पीयू उसका घर का नाम था। उसे प्यार से पीयूष को पीयू करके घर पर बुलाते थे, निकनेम भी कह सकते हैं। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे। अब पीयूष अपना जो वक्त है वो सोनू और मोनू के साथ बिताता था। अगर पीयूष भी प्ले स्कूल चला जाएगा तो मोनू अकेला रह जाएगा। तो इसीलिए
पीयूष और मोनू अगर साथ में रहेंगे तो दोनों का ढाढ़स बढ़ा रहेगा, या फिर वो अच्छा महसूस करेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह रहकर सूंघता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। अब सोनू तो चला गया, लेकिन सोनू के दुख में अब मोनू दूध भी नहीं पी रहा था। अब उन्हें मोनू की चिंता होने लगी थी। तविशा अपराध बोध से भरी हुई थी। मानवी दी से उसने अपना संशय बांटा। अपराध बोध से यानी किसी गलती को अपनी वजह से होने का अपराध का बोझ मन में ढाना। तो एक दिन उन्होंने अपना संशय जो था वो मानवी दीदी से उन्होंने बांटा, उनके साथ शेयर किया। चावल की टंकी में घून हो रहे थी, यानी कीड़ लग रही थी। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशी खोली थी, चावल में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। फिर भी उसे शक है कि एक आध गोली आने कोने में छूट गई होगी। और तविशा चावल की टंकी में हुए घून को मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशी जब खोलती है, तो जैसे ही वो ढक्कन खोलती है तो कुछ गोलियां छिटक कर यहाँ वहाँ गिरती है। उसने गोलियां बटोर कर तो टंकी में डाल दी थी, लेकिन उसके मन में यह शक था कि शायद एक आध जो गोली है वो आने गाने में छूट गई होगी, और वही गोली शायद सोनू ने खा ली होगी। इसकी वजह से सोनू मर गया। दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं है? पीयूष ने सवाल पूछा। दादी ने बताया, बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। तो दादी उसे समझाती है कि अब सोनू नहीं रहा, वो उससे बिछड़ गया है, और इसी के कारण अब मोनू दुखी रहने लगा है, क्योंकि सोनू और मोनू को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? मानवी दी ने तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया। जैसे ही उसने कहा कि सोनू को जाने का मोनू को दुख है, तो ये कहता है कि उसका दुख तो मुझे भी है। क्या एक दिन मैं और मोनू यानी पीयू और मोनू ये दोनों भी ऐसे ही तड़प कर मर जाएंगे? तो दादी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे डांटा। ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? पीयू ने प्रतिवाद किया। आपने ही तो कहा था दादी, सोनू दुख से मर गया। कहा था उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप है। जंगल में उसके माँ बाप हैं। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। सोनू ने दादी को कहा। दादी ने समझाया कि सोनू का जो घर था वो जंगल था, वो अपने माँ बाप के पास रहता था, और उसके बिछड़ने की वजह से वो दुखी रहने लगे थे। तो सोनू कहता है कि हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो शायद वो भी दुख से मर जाएगा। मानवी दी निरुत्तर हो आई। निरुत्तर होना यानी उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दें तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वह मरेगा नहीं ना। पीयूष ने दादी से कहा कि हम मोनू को उसके माता पिता के पास जंगल में छोड़ आएंगे, जिसके कारण वो मरेगा नहीं। तो दादी ने कहा, नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना? मानवी दी का कंठ भर आया। तो उन्होंने पीयूष को पूछा कि मोनू को तो हम छोड़ आएंगे, लेकिन उसके जाने के बाद तुम तो उसके बिना रह पाओगे ना? तो उनका गला भर आया। रह लूँगा, ठीक है, शैलेश से कहूँगी
कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल में ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं। शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। तो दादी ने उसे कहा कि जैसे ही शैलेश आएगा तो उसे मैं रात को गाड़ी निकालने के लिए कहूँगी और जंगल में हम जाएंगे। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं तो शायद हमें मोनू के माँ बाप भी दिखाई पड़ जाए। तो ऐसा उसने पीयूष से कहा। दादी, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे तोता भी चाहिए। पीयूष ने फिर दादी से कहा और याद दिलाया कि अब मोनू को छोड़ रहे हैं, तो मैंने आपसे ये पूछा था ना कि मुझे तोता भी चाहिए। तो दादी कहती है, हाँ कहा था। लेकिन पीयूष जवाब देता है, अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। मानवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। अब पीयूष को इस गलती का एहसास हो गया था कि अगर वो तोता भी लाता है तो उसके अपने वो माता पिता से अलग हो जाएगा और वो भी दुखी रहने लगेगा। तो हमें किसी प्राणियों को अपने परिवार से बिछड़ने का गम नहीं देना चाहिए। ये बात पीयूष को समझ में आई और उसने तोते की जिद भी छोड़ दी। धन्यवाद।